लेट अस हैव दैट टॉपिक कॉल्ड जजमेंट राइटिंग। ठीक है, यहाँ से, और ये जो 10 पेज के नोट्स दिए हैं इसमें पूरा बेसिक टिप्स है कि वो जजमेंट राइटिंग में कौन कौन बातों का ध्यान रखेंगे कंप्लीटली, चाहे वो सिविल का मैटर हो चाहे क्रिमिनल का मैटर हो, लैंग्वेज क्या होना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक को कवर करना है। ठीक है, सो एवरीथिंग आई हैव कंसाइज्ड इन दीज 10 पेजेस। इसमें सारा कुछ कंसाइज किया है, मतलब आपको जजमेंट राइटिंग परफेक्ट करने के लिए ये 10 के 10 पेज को दिमाग में प्रॉपरली सेट करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, यहाँ भाई हमें यही सब चीजें लिखनी है, इससे बियॉन्ड हमको कहीं नहीं जाना है। एक तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी जो आपको डिसिप्लिन बताया कि जजमेंट राइटिंग का डिसिप्लिन क्या है। दूसरी बात, कैसे लिखना है वो ये बता रहा है, लेकिन लिखना क्या है ये बहुत सारी बातें इसमें कानून बताएगा, वो कनेक्टेड जो प्रोविजन है वो प्रोविजन बताएगा। देखो पैटर्न जजमेंट राइटिंग का सेम होता है, लेकिन जो वर्ड्स जो राइटिंग्स जो होते हैं ना वो सेक्शंस और फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली जो है वो चेंज होते हैं, और खासकर ध्यान रखना पड़ता है सेक्शंस का। कई बार मैं कहता हूं कि देखो अगर मान लो कि हम कहते हैं कि कोर्ट में या कोर्ट सेल, अगर हमारी ये बात होती है, एक बात सोच के देखो हमेशा, हम कहते हैं कोर्ट में या कोर्ट सेल, द प्रोविजन में अगर में है तो वो प्रोविजन क्या है, डायरेक्टरी है, और अगर सेल है तो वो प्रोविजन क्या है, मैंडेटरी है। बट इसके एक्सेप्शंस है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटमेंट्स में, और एक्सेप्शंस जो है अगर उस एक्सेप्शन में फॉल कर जाए तो कोर्ट सेल जो होगा वो डायरेक्टरी हो जाएगा, और कोर्ट में जो होगा वो क्या हो जाएगी, वो मैंडेटरी हो जाएगी। लेकिन जहां कहीं भी रिवर्स हो जाता है सिचुएशन, तो वहां कोर्ट को एक डायरेक्शन रहती है कि भाई आप रीजन रिकॉर्ड करो कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप एक रीजन स्पेसिफाई करो। तो जजमेंट राइटिंग में वो रीजन्स जो है आपको पकड़ना पड़ेगा कि कहां कहां जो है रीजन स्पेसिफाई करने को कहता है कि आपको रीजन देना पड़ेगा। अगर कोर्ट के पास कहीं पावर दिया हुआ है और उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है इफ, एक वर्ड क्या लिखा है, इफ, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट अगर उस सब्जेक्ट को यूज करती है तो कोर्ट को फिर उस सिचुएशन में रीजन्स रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, जैसे आप देखिएगा मेंटेनेंस वाला केस, सेक्शन 125 जो सीआरपीसी का है या 144 जो बीएनएसएस का है, इसमें कोर्ट जो है जब तक मेंटेनेंस डिसाइड ना हो जाए वो इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करती है। मेंटेनेंस डिसाइड करे या इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड करे, कोर्ट को डिसीजन जो देने हैं वो दो सिचुएशन हो सकती हैं। मेंटेनेंस अगर कोर्ट ऑर्डर करती है तो वो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर हो सकता है, या फिर वो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन हो सकती है। मतलब कोर्ट के पास दोनों बातें लिखी हुई है, दोनों ऑप्शन लिखा हुआ है, दोनों ऑप्शन है जज के पास कि जज चाहे तो फाइलिंग डेट से मेंटेनेंस ग्रांट करे और हस्बैंड के ऊपर एक डायरेक्शन दे दे कि साहब आप जो प्रीवियस 3 साल जो केसेस चली है आप उस पीरियड का भी जो मेंटेनेंस कैलकुलेट करके दो, मतलब फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, या फिर आप ऑर्डर के डेट से मेंटेनेंस दो। ये डिपेंड करता है कोर्ट के डिस्क्रिप्शंस के ऊपर। लेकिन वहां जब मेंटेनेंस ऑर्डर होता है तो वहां एक वर्ड लिखा हुआ है और इफ सो ऑर्डर, और इफ सो ऑर्डर फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द एप्लीकेशन, ये बात भी लिखी हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोर्ट एप्लीकेशन फाइलिंग के डेट से मेंटेनेंस ऑर्डर करती है तो कोर्ट को क्या करना पड़ेगा, एक रीजन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू सी, लेट यू नो। मतलब ये बातें आपको डिसिप्लिन में नहीं बताई जाएगी, इसमें नहीं बताया जाएगा, ये बात आपको कहां बताया जाएगा, वो कनेक्टेड सेक्शन में बताई जाएगी। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक डिसिप्लिन कर रहे हैं कि जजमेंट राइटिंग का क्या डिसिप्लिन हो सकता है और क्या चीजें हो सकती है इन चीजों में। सो आपको ये बात थोड़ा समझना पड़ेगा। नाउ तो जजमेंट होती क्या है, तो जजमेंट बेसिकली स्टेटमेंट है जो जज देते हैं, और जिस ग्राउंड पे वो डिक्री या ऑर्डर को पास करते हैं हम उस चीज को क्या कह देते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द जजमेंट, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स द जजमेंट, ग्राउंड्स ऑफ ए डिक्री और ऑर्डर। और ये प्रोसीडिंग्स की एंड होती है, और जो राइटिंग ऑफ जजमेंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वाज एंड मेकिंग एंड राइटिंग एंड द स्टाइल इन विच इट इज रिटन, और जज टू जज ये वेरी करता भी है, और पॉसिबल है
यहाँ पे अपने डिस्टिंक्ट स्टाइल में एक जज जो है अपनी जजमेंट को लिखते हैं, लेकिन कानून का जो सिस्टम है वो जरूर फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिएगा एक सिचुएशन, जजमेंट जो होती है बेसिकली वो जज की एक ओपिनियन होती है, लेकिन वो ओपिनियन जो उनका होता है वो किसी न किसी प्रोविजंस के ऊपर बेस्ड होगा या कोई प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड होगा। मतलब सिंपली उनका जो विचार होगा जो वो एक अथॉरिटी के साथ होगा। ओपिनियन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भाई आपके पास 3 अथॉरिटी हैं, तो उन 3 में से किसको सिलेक्ट करें ये उनकी डिजायर है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली हाई कोर्ट को जजमेंट देना है, तो दिल्ली हाई कोर्ट के पास एक जजमेंट मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का भी है, एक जजमेंट इलाहाबाद हाई कोर्ट का भी है, और एक जजमेंट जो है पटना हाई कोर्ट का भी है। तो दिल्ली हाई कोर्ट तीनों में से किसको प्रेफर करें, जज किसको प्रेफर करें, ये उनका ओपिनियन हो सकता है, लेकिन जो वो लिखेंगे वो किसी न किसी अथॉरिटी के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। या तो किसी प्रेसिडेंट के ऊपर बेस्ड होता है, या फिर कोई सेक्शंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, या कोई एक्ट का इंटरप्रिटेशंस वो स्पेसिफाई करते हैं। अब चलिए दोनों के सिस्टम में जजमेंट का सिस्टम, जजमेंट का सीन बदल जाता है। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मतलब सीपीसी में जजमेंट का सिस्टम बदल जाएगा, और पॉसिबल है सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस में भी जजमेंट का जो मैनर्स है वो दोनों चेंज हो जाएंगे। मतलब कि सीपीसी में 2 पार्टीज प्लेंटिफ और डिफेंडेंट, या प्लेंटिफ या रिस्पोंडेंट, या प्लेंटिफ प्लस अपोजिट पार्टी, यू कह लें, एप्लीकेंट कह लें, पिटिशनर कह लें, प्लेंटिफ कह लें। तो सीपीसी में ये अलग अलग नाम से इनको जानते हैं। लेकिन जब हम बीएनएसएस की बात करें तो उसमें पार्टी कौन हो जाती है, स्टेट हो जाती है और एक्यूज्ड हो जाते हैं। समटाइम्स स्टेट पार्टी नहीं होती है, कंप्लेंट केस है तो उसमें कंप्लेनेंट्स जो है वो पार्टी होते हैं। तो अब आइए जरा इस पे ध्यान दीजिए। सिविल मैटर्स जजमेंट अगर हम बात करते हैं, आर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉस, एंड 2 कैटेगरी में क्लासिफाई होती है जजमेंट। आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मे बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, नेमली लॉन्ग जजमेंट and short judgment, long judgment and short judgment, that was, and final decision जो कोर्ट का होता है राइटिंग में, लॉन्ग जजमेंट या उसको हम यूं कह लो कि रीजेंट जजमेंट लिखते हैं, रीजेंट जजमेंट, लॉन्ग एंड रीजेंट जजमेंट, दैट्स द पॉइंट हियर। होता क्या है ना कि केस अगर ओरिजिनल स्टेज में, ओरिजिनल केस है, मतलब ओरिजिनल का मतलब क्या है, अपीलेट नहीं है, अपील में नहीं है, केस फर्स्ट टाइम फाइल हुआ है लोअर कोर्ट में, तो वहां की जो जजमेंट होती है वो काफी लॉन्ग जजमेंट होती है। तो हम कहते हैं इन ओरिजिनल सूट्स द फाइनल डिसीजन ऑफ ए केस रिक्वायर्स राइटिंग ऑफ लॉन्ग जजमेंट और रीजन जजमेंट। और कई तरह की जजमेंट मैटर पे हो गया, जैसे इंजंक्शंस हो गए, प्रोहिबिटरी इंजंक्शंस हो गए, पोजीशंस हो गई, मीन प्रॉफिट हो गई, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म हो गया, मॉर्टगेज से रिलेटेड हो गया, दैट वाज। एंड पॉसिबल है कई सर्कमस्टेंसेस में जजेस शॉर्ट जजमेंट भी देते हैं, शॉर्ट में भी लिखते हैं, इंटरलॉक्टरी ऑर्डर हो गया, समरी ट्रायल सूट्स हो गई, तो इन सब चीजों को शॉर्ट जजमेंट में भी स्पेसिफाई करते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं, सिचुएशन देखते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की हम थोड़ा बात करते हैं। और जजमेंट को अगर डिफाइन किया जाता है तो आप देखेंगे जजमेंट की जो डेफिनेशंस हैं, इट इज, हम सिंपली स्पेसिफाई करते हैं कि रूल ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में भी जजमेंट स्पेसिफाई की गई है, और बड़े ही सिंपल डिसीजन डेफिनेशन जो है जजमेंट का वहां पे प्रोवाइड किया गया है। और सिंपली इट वाज सेड हियर दैट कि अगर हम जजमेंट की बात करते हैं, 1 मिनट सी, नो चलिए, तो जजमेंट को
बेसिकली सीबीसी में भी डिफाइन किया गया है और सीआरपीसी मतलब बीएनएसएस में भी। अगर मैं सीपीसी की बात करता हूं तो जजमेंट के लिए जो प्रोविजंस है हमारे पास, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 9 दैट सेज अबाउट द जजमेंट। और यहां पे हम जजमेंट की बात करते हैं तो देखो दो चीजें हैं हमारे पास डिक्री है या फिर हमारे पास ऑर्डर है। लेकिन ये डिक्री या ऑर्डर का जो बेस होगा, जिस बेस पे ये डिक्री या ऑर्डर बनी है, मतलब ये जो बेस होगा इनका, दिस बेस इज कॉल्ड हियर जजमेंट। बेसिकली डिक्री तो एक लाइन की हो सकती है, 2 लाइन की हो सकती है, 5 लाइन की हो सकती है, बट उसका आधार जो है ना वो एक बहुत बड़ी बातें होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जजमेंट्स पूरी की पूरी बातें लिखी जाती है, क्या क्या फैक्ट्स हुए, केस का फैक्ट क्या है, किसकी गवाहियां हुई, उसकी गवाहियों का क्या रिजल्ट हुआ, पॉसिबल है जज की क्या व्यूज है, जज की क्या ओपिनियन है इन चीजों पे। तो इन सभी चीज को हम क्या कहते हैं, ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड द जजमेंट दैट यू। तो जजमेंट की बात अगर हम करते हैं ना, तो जजमेंट इज सिंपली द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज दैट वाज on the ground of a decree or order. See, the statement given by the judge on the ground of decree or order. तो क्या आप कह सकते हैं कि साहब यहां पे कोर्ट जो है, मान लो कि आज एडजॉर्नमेंट देती है, आज केस की क्या है, एडजॉर्नमेंट देनी है, ठीक है। क्यों एडजॉर्नमेंट देनी है? क्योंकि प्लेंटिफ के काउंसिल नहीं है और प्रॉक्सी काउंसिल कहता है कि जो प्लेंटिफ के काउंसिल है वो बीमार है, आज नहीं आ पा रहे, एंड यू आर द जज, यू हैव टू राइट द जजमेंट। आप क्या लिखेंगे? देखो बेसिक बात है सब मैं बता दिया, ऊपर प्लेंटिफ की प्रेजेंस लगाना है, डिफेंडेंट की प्रेजेंस लगाना है, ये सब तो बता दिया, सब बेसिक बातें हैं, कोर्ट का नाम लिखना है, ये सब चीजें बता दिया आपको। जजमेंट्स में क्या लिखना है आपको? what you need to specify onto the judgment? तो बड़ा सिंपल सा, let the counsel of plaintiff present, let the counsel of defendant present, let the suit be adjourned, let the matter be adjourned for 19th July 2024. Can we say that it's the proper judgment? ये judgment हुआ? क्या ये judgment कहलाएगा? बताइए जरा। नहीं, क्योंकि इसमें रीजन क्या है? अगर कोर्ट एडजर्नमेंट दे रही है ना, तो एडजर्नमेंट का रीजन क्या है? दिस द पॉइंट वी हैव टू सी। अब जज ऐसे लिखेंगे ही कभी, जज लिखेंगे ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ काउंसिल्स, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द प्लेंटिफ्स प्रॉक्सी काउंसिल, लेट द सूट बी एडजर्न ऑन सच एंड सच डेट। वो कहा कि उनकी रिक्वेस्ट है, वो काउंसिल नहीं आए हैं और उनका रिक्वेस्ट है, प्रॉक्सी काउंसिल अपीयर है। मतलब बेशक रीजन आपका एक लाइन का हो, लेकिन रीजन जो है ना वो होना चाहिए। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक मेड ए कमांड, ऑल्दो इट मे बी कमांड, इट मे बी ऑर्डर, इट मे बी डायरेक्शन, बट द डायरेक्शन मस्ट बी बेस्ड ऑन द रीजन एंड यू गेट द मार्क्स ऑन टू द रीजन ओनली। आप रीजन के ऊपर आपको नंबर मिलेगा कि जो आप लिख रहे हैं आपका उसका रीजन क्या है। बिकॉज जब हम जजमेंट की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तो बड़े आराम से सीपीसी ये कहता है, स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिक्री और ऑर्डर। तो स्टेटमेंट गिवन बाय द जज, लेकिन अब उसमें एक बात आप और कर दो, व्हाई द जज हैज गिवन सच ए स्टेटमेंट, व्हाट द जज ऑब्जर्व्ड इन द केस, you need to specify, the judge has to specify when this thing, this thing happened before me, this witness appears, this document I have seen, and on the basis of all these documents and evidence I am of the view that, अब वो अपने रीजन स्पेसिफाई करते हैं। so this is the perfect matter of the judgment writing there। अब एक चीज और बताते हैं आपको, यहाँ पे देखिएगा, ऑर्डर्स की अगर हम बात कर ले या फिर हम डिक्री की बात कर ले,
आपको याद है ऑर्डर डिक्री, आपने सीपीसी में ऑर्डर का डेफिनेशन पढ़ा था सेक्शन 2 क्लॉज 14 में, और सेक्शन 2 क्लॉज 2 में आपने डिक्री का डेफिनेशन पढ़ा था। अब अगर मैं डिक्री की बात करता हूं तो डिक्री का जो बेस होता है वो क्या होता है? जजमेंट होती है। और डिक्री खुद क्या होता है? तो डिक्री होती है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। अब यहां पर यहीं से पकड़िए, फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो एडजुडिकेशन का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा वो जजमेंट राइटिंग का पार्ट होगा, बिकॉज डिक्री का जो बेस होता है वो क्या होता है? जजमेंट होता है। और डिक्री का जो फॉर्मल एक्सप्रेशन होगा, इट इज अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज कोर्ट एक्सप्रेसिंग, लिखा हुआ है द कोर्ट एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस, देखिए ये सारी बातें जजमेंट आ जाते हैं। इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज विथ रिगार्ड टू ऑल और एनी ऑफ द मैटर कंट्रोवर्सी टू द सूट। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द डिक्री। और हम ऑर्डर के डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो ऑर्डर का मतलब होता है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी एडजुडिकेशन, दैट वाज एनी डिसीजन ऑफ द कोर्ट व्हिच इज नॉट ए डिक्री। तो ये भी एक फॉर्मल एक्सप्रेशन है और रीजंस दोनों में रहने चाहिए। ऑर्डर से रिलेटेड जो जजमेंट पास किए गए हैं उसमें भी मतलब एक छोटी सी छोटी बातें, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, कोर्ट के पास 50 केस आज लिस्टेड है। आज कोर्ट के पास 50 केस की लिस्टिंग है 1 to 50। अब देखो जजेस की उनको एक बहुत बढ़िया एक फंडा है, एक कस्टम प्रेवलेंट है। एक केस को देखने में अगर टाइम लग रहा है, चलो 1 घंटा भी लग रहा है तो वो देंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आज हमको 50 को देखना है तो हम अपने दिन भर का टाइम जो है, जो हमारे 10 से 1 3 घंटा, और फिर आप आधे घंटे का लंच ब्रेक ले लो और 5 बजे तक का मतलब 6 साढ़े 6 घंटा जज केस को देखते हैं। 6 घंटे का आप एक टारगेट ले लो और 10 से 1 से 4 6 घंटे का आप ले लो एक टारगेट कि जज 6 घंटे केस को देखते हैं। तो क्या जज ऐसा कर सकते कि 50 केसेज हैं उनको 6 आवर्स में कैसे डिवाइड होगा वो देख ले। एक केस पे तो 10 मिनट पड़ रहा है और 10 मिनट जैसे हुआ बोले अब जाओ हो गया अब अगली डेट देते हैं। ये नहीं करना है, होता है पूरी की पूरी बातें कंप्लीट होना है। अगर मान लो कोई आर्गुमेंट होनी है तो चलो ठीक है, टाइम में पार्ट आर्गुमेंट सुनेंगे चलेगा, पार्ट विटनेस आउट किया चलेगा, लेकिन पॉसिबल है कि ऐसा नहीं कि केस को बीच में छोड़ दिया जाता है। इवन आज दिन भर बैठे रहे, शाम को 5 बज गए और 5 बज गए पता चला अभी भी 30 केसेस बाकी है, 30 केसेस बाकी है, 20 ही देखा है उन्होंने। अब 30 केसेस का क्या करेंगे वो? तो नॉर्मली सभी पे क्या कर देंगे? डेट लगा देंगे, अगली डेट सब पे दे देंगे, सही है। लेकिन ऑर्डर क्या पास करेंगे? लेट द मैटर बी लिस्टेड ऑन 9th अगस्त, सिर्फ ये करेंगे? नहीं, क्या रीजन देंगे वो? हाँ, द कोर्ट इज, ऐसे पर पूरी बात बताएंगे। The court is full of the 50 cases listed today and the matter could not be reached due to shortage of the time, so let the case be listed on such and such date। तो मतलब वहां पे क्या हुआ? आपने ये देखा कि जो भी चीजें होती है, whatever the thing, रीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जजमेंट में रीजन नहीं है तो फिर वो जजमेंट नहीं है, फिर वो दैट्स नॉट द प्रॉपर डेट। चाहे वो 1 पेज का हो, चाहे कुछ का भी मैटर हो, you need to specify the reason that you know। सही। चलिए, तो हम 2 clause 14 की बात की, 2 clause 2 की बात की है, और 2 clause 14 और 2 clause 2 खुद ही कहता है कि भाई इट्स अ फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन। तो यानी कि ये फॉर्मल एक्सप्रेशन है, डिक्री फॉर्मल एक्सप्रेशन है और डिक्री का बेस जजमेंट ही है। तो नॉर्मल सी बात है, वो फॉर्मल एक्सप्रेशन कहां पे दिखनी चाहिए? वो फॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वो आपको जजमेंट में दिखनी चाहिए। सो दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द जजमेंट, ठीक है। अच्छा, अब मैं सीपीसी की अगर बात करता हूं तो सीपीसी में एक ऑर्डर डेडिकेट किया गया है जजमेंट को, एंड ऑर्डर 20 दैट वाज डेडिकेटेड टू द जजमेंट्स के कंटेंट्स को, एंड दैट वाज, और यहां पे
जो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉजेस के लिए है, तो यहां पे नीड नॉट कंटेन मोर देन द पॉइंट्स फॉर द डिटर्मिनेशन एंड डिसीजन देयर ऑफ। मतलब स्मॉल कॉज कोर्ट्स की बात है ना, तो उसकी जजमेंट में गवाहियां क्या हुई, पेपर्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या और एग्जामिन्स किया, द कोर्ट इज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट ऑल दिस थिंग्स, यू नो, द कोर्ट इज ओनली रिक्वायर्ड टू राइट द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आप जानते हो कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज, सब सिविल कोर्ट तो सबसे बेसिक वाली कोर्ट होती है, उसको क्या कहते हैं, कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज। फिर ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हो जाते हैं, ठीक है, फिर ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हो जाते हैं। लेकिन अब एक बात और बताऊं, जो दूसरे कोर्ट्स होते हैं वो क्या लिखेंगे? सो दिस इज द मैटर ऑफ द सिविल, नॉट ऑफ द क्रिमिनल। ये सिविल का मैटर है, और सिविल में देखिए क्या है, नंबर 1, चार बातों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस, concise statement of the case, and the word used at concise। अब सुनिएगा, सूट जो फाइल कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, प्लेंटिफ कह रहे हैं। तो प्लेंटिफ क्या लिखते हैं अपनी बातों को फैक्ट्स में, पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 सो ऑन, ऐसे जाता है, सारे पॉइंट्स लिखते हैं। फैक्ट्स लिखते हैं या लॉ लिखते हैं? फैक्ट्स लिखते हैं। लॉ लिखते हैं? लॉ नहीं लिखना होता है। अब जजेस जब जजमेंट पास करेंगे इसके ऊपर केस में, तो वो क्या करेंगे, इन्हीं की सबसे पहले कंसाइज स्टेटमेंट लिखेंगे, पढ़ेंगे। जैसे होता है ना, आप प्रीसियस राइटिंग बनाते हो, बस आपको यही काम करना होता है। यहां पे पूरे फैक्ट्स लिखे 1 2 3 4 5, 10 लाइन लिखे हुए, 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जब जजमेंट राइटिंग होगी तो उसको पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, पॉइंट वाइज नहीं लिखेंगे, इसको फ्लो लैंग्वेज में लिखेंगे। दैट वाज एकदम फ्लो लैंग्वेज में, और वो बातें लिखेंगे जो केस के लिए जरूरी है, रिलेवेंट है। दैट वाज, जैसे फॉर एग्जांपल प्लेंटिफ कह रही है कि हमारे साथ हैरेसमेंट किया गया, हमारे साथ इन लॉज में हैरेसमेंट हुई। You don't need to write this thing into there because this is not a fact. ये एक जेनरिक वर्ड है, हैरेसमेंट एक जेनरिक वर्ड है, बट अगर हैरेसमेंट पे क्या हुआ वो लिखा जाता है, then you have to write it. Because अब कहते ना, कोई कहता है भाई हमारे साथ चीटिंग हुई है और केस बना के कोर्ट में दे दिया, कोर्ट क्या है, कोर्ट तो केस चला लेगी, लेकिन लास्ट में जब तक नहीं बताओगे, उसमें लिखा हुआ नहीं आपके प्लेट पे कि चीटिंग हुई क्या है, तो फिर वो चीटिंग कुछ कंसीडर ही नहीं होगा। मतलब सिंपली आपको कंसाइज कहां से करनी है, तो कंसाइज करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स मिलते हैं। नंबर 1, जो भी जेनरिक वर्ड्स हैं, बातें हैं, वो सब छोड़ दो, वो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जेनरिक बातें, क्योंकि प्रिंट बनाने वाले बना देते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद वही बातें लिखो जो स्पेसिफिक है, हैरेसमेंट हुई है, क्रूएल्टी हुई है, तो क्या हुई है ये प्रॉपर बताएंगे उस चीज को। कोई चीज डेट के साथ मेंशन नहीं है, अवॉइड करो, लेकिन डेट से साथ मेंशन है तो आप लिखो ऑन सच एंड सच डेट द प्लेंटिफ सबमिट्स दैट सच एंड सच थिंग हैपेंड, ऐसे ये पूरा लिखो ऐसे। सो व्हाट यू नीड टू स्पेसिफाई दैट द कंसाइज स्टेटमेंट्स। अब देखो, जब आप कंसाइज स्टेटमेंट लिखते हो, पूरी बात लिखते हो, तो कुछ बातें ऐसी होगी जिसका केस से लेना देना है ही नहीं, जिसका केस से लेना देना नहीं है। जैसे कहते हैं डेफेमेशन का केस है, सही है, अब उसने 10 बातें बताई। एक बात बता रहा है कि 5 तारीख को डिफेंडेंट रामा स्वामी ने प्लेंटिफ को ईमेल किया और ईमेल पे उसने काफी अब्यूसिव लैंग्वेज यूज किया, उसको चोर बोला और फ्रॉड बोला और काफी अब्यूसिव लैंग्वेज उस पर यूज किया। डेट भी लिखा हुआ है, चोर बोला, डिफेमेशन क्या है वो लिखा, वो भी बोला हुआ है।
तो क्या जज इसको लिखेंगे? कंसाइज स्टेटमेंट लिख देंगे, बट दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। आप डेफिमेशन का केस देख रहे हैं, और डेफिमेशन तब होती है जब लोगों के सामने बोला जाए। ए ने बी को ईमेल किया और ईमेल में ऐसी बातें बोली है ना, तो डेफिमेशन बनेगा। ईमेल तो वही पढ़ता है सिर्फ करने वाला, और ये उसका ईमेल तो पब्लिश नहीं है, तो आपके स्टेटमेंट्स में वो बातें होंगी। आप कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस लिखना है आपको, वो चीजें, ये बात आप लिख दोगे, लेकिन पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में ना आप इसको नहीं लिखोगे। आई हैव टू डिसाइड वेदर द डेफिमेशन took place or not, and to decide on this matter the following are the point of determination. नंबर वन, डिफेंडेंट जो है प्लेंटी पे घर पे आया, 4 लोगों के साथ आया, उसके साथ उसको गाली गलौज किया, क्या क्या गाली दी आप लिखो। फिर जब मेल वाला जो फैक्ट्स है वो आप इग्नोर कर दो, वो आप छोड़ दो। वो सब सोचते रहे कि जज साहब ने ये क्यों नहीं लिखा पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में। आपको रीजन भी देने की उसकी जरूरत है, बिकॉज दिस इज नॉट द पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ये डेफिनेशन बनता नहीं है यहां पर, सही है ना? तो आपने क्या लिखा? फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा, कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द केस लिखा। स्टेटमेंट कंसाइज करना है कैसे, वो आपको बता दिया। दूसरा आपको क्या बताया? पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन। पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन में क्या होता है, उसके अकॉर्डिंगली तो ये चीज गलत है। वो प्लेंटिफ है, वो 10 बातें कहेगा कि ये चीज गलत है, ये उसमें फॉल कर रहा है, बट नहीं, हमारा डिसाइड हुआ है कि ये उसमें फॉल नहीं कर रहा है, तो पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन ने डाल दिया। डिसीजन दे रहा हूं, आपका डिसीजन क्या है उस चीजों में, यू नीड टू स्पेसिफाई व्हेन दैट थिंग व्हाट द डिसीजन, और रीजंस क्या है। तो आपका व्यूज क्या, आपने ये डिसीजन क्यों दिया, सो यू नीड टू स्पेसिफाई दैट थिंग, एंड दिस इज द इशू व्हिच वी हैव गॉट दैट, यू नो। रूल 5 मैंडेट्स कर रहा है, suit in which the issue have been framed, the court shall state its finding or decision, and with the reasons, therefore separate issues पूरा बनाना है। ये issue framing है rule 5, that the matter concerned with the issue framing. तो that was the matter concerned with the civil suit। थोड़ी सी क्रिमिनल की बात करते हैं, दोनों को हम साथ लेकर के चलेंगे, और अगर हम क्रिमिनल्स की बात करते हैं तो एक एक करके हम पॉइंट्स को यहां स्पेसिफाई करते हैं। समझिए जरा क्रिमिनल मैटर। चलिए, इन क्रिमिनल मैटर आप बीएनएसएस का देखेंगे, चैप्टर नंबर 29 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और यहां पे जजमेंट के बारे में कहा है 392 में, सही है दिस वन, और दैट वाज सेड दैट द जजमेंट, सेक्शन 300 requires the judgment in every trial to be pronounced in the open court, to be pronounced into the open court. तो what is the meaning of the word open court? कोर्ट का दरवाजा खुला होना चाहिए। क्या केस वीसी पे चल रही है तो ओपन कोर्ट कहलाएगा, या कि कोर्ट फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए? तो वीसी और फिजिकल फॉर्म से इसका कोई कंसर्न नहीं है। कोर्ट वीसी पे भी है तो भी वो क्या है, ओपन कोर्ट है, तो भी वो ओपन कोर्ट है, सही है। ओपन कोर्ट का मतलब हम लोग क्या होते हैं, कुछ कोर्ट्स होती है जो ओपन कोर्ट नहीं होती है। ट्रायल चलेगी, गेट बंद कर दिया जाएगा, कह देंगे किसी की एंट्री अलाउड नहीं है, सही है। जैसे रेप विक्टिम का केस हुआ है ना, उसमें सिर्फ काउंसिल्स अलाउड होंगे, कंप्लेनिंग के काउंसिल्स, स्टेट के काउंसिल्स,
एक्यूज के काउंसिल्स, एक्यूज अलाउड होगा, कंप्लेनेंट अलाउड होंगे, एक्यूज के पेरेंट्स अलाउड होंगे और कंप्लेनेंट के पेरेंट्स अलाउड होंगे। जो हम हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट वाला केस है उसकी बात कर रहा हूं मैं। बट इफ द मीडिया वांट्स टू सी दैट, नॉट अलाउड। पब्लिक वांट्स टू सी दैट, नॉट अलाउड। इसके अलावा बाकी देखो तो सारे केस, सारे कोर्ट जो है वो ओपन कोर्ट होती है, ये एक सिस्टम ही है। इवन ओपन कोर्ट चाहे फिजिकल मोड में हो चाहे ऑनलाइन मोड में हो, एक्सेस एंट्री सबको मिलती है। इवन जो सेक्सुअल ऑफेंस वाले भी केस है, पूरी ट्रायल चलेगी, अगर कन्विक्शन हुई है तो कन्विक्शन जो अनाउंस होगा वो कहां होगा, वो ओपन कोर्ट में होगा। मतलब कन्विक्शन जिस दिन होगी, जिस दिन जजमेंट का जो दिन रहेगा, उस दिन सबको आने की परमिशन रहेगी। एवरीबॉडी may come that and see that. That's called what? Open court. So it is the point that Section 392 requires the judgment in every trial to be pronounced where? To be pronounced into the open court. Open court में pronounce होगा। और जैसी ही ट्रायल कंप्लीट हुई, judgment immediately after termination of trial. Immediately after termination of trial, it doesn't mean that the same date. ये अगली डेट देंगे बट गैप ज्यादा नहीं होगा, दैट्स कॉल्ड हियर। और सब्सिक्वेंट टाइम ऑफ विच नोटिस शैल बी गिवन टू द पार्टीज और द अपीलर। अब देखिए जजमेंट पे क्या बात होगी। जजमेंट रीड इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। अब यहां पे the judgment as provided section 394 is to be written in the language of the court, in the language of the court. Now let's see the point. Suppose that Delhi High Court is there and accused says that I am not a literate person, I am a literate person, I am not able to understand the English, so kindly provide my judgment in Hindi only. May the court do that? What do you think on that? क्या कोर्ट हिंदी में जजमेंट कर सकती है? नहीं। हिंदी ट्रांसलेशन हो सकती है बट ओरिजिनली जो होगी वो जो कोर्ट का लैंग्वेज है, जैसे दिल्ली हाई कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का लैंग्वेज इंग्लिश है, इंग्लिश में होगी। चाहे उसको सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाए, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट द लैंग्वेज शैल ऑलवेज बी देयर ऑफ कोर्स इनटू द इंग्लिश, दैट यू नो, इनटू द इंग्लिश। सो दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर व्हिच यू हैव टू सी, दैट द जजमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 394 इज टू बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, और इसमें कंटेन्ड होंगे, शैल कंटेन। अब देखिए, तो अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं। मैं अक्सर मैं देखता हूं, अगर दिल्ली जुडिशियल एग्जामिनेशन और जजमेंट राइटिंग आता है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी हो सकता है, हाई कोर्ट का भी जजमेंट राइटिंग हो सकता है, एनीथिंग इट में भी मे हैपन डेफिनेटली। बट अगर आप इलाहाबाद दे रहे हो, यूपी दे रहे हो, आप हरियाणा दे रहे हो, पंजाब दे रहे हो, झारखंड बिहार दे रहे हो, तो वहां पे आप हमेशा देखोगे कि जो जजमेंट राइटिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस होते हैं जो कि हाई कोर्ट वाले जजमेंट राइटिंग होती है, जो कि हाई कोर्ट वाला होता है, क्योंकि लैंग्वेज भी वहां बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जजमेंट राइटिंग में, और हाई कोर्ट की लैंग्वेज इंग्लिश होती है, उसके अकॉर्डिंगली वो होता है। सही है। सो द पॉइंट इज दैट, यू नो, तो जजमेंट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 394 इज टू बी रिटन इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट। और जजमेंट पे क्या क्या, सबसे पहली बात आपको सीधे आ जाओ, the point or points for the determination, the points or points for the determination, that is the relevant matter. Lots many points are there, और कौन सा पॉइंट आपके केस को डिटरमाइन करेगा, आपको वो पॉइंट लिखने हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि रेलिवेंट है, रेलिवेंट नहीं है, वो पॉइंट आपको क्या करनी है, इग्नोर करनी है। दूसरी बात, डिसीजन देयरऑन, और तीसरी बात डिसीजन का रीजन। नाउ
ऑफेंस स्पेसिफाई करना है, किस एक्ट में वो ऑफेंस है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में है या फिर एनडीपीएस एक्ट में कॉन्विक्ट कर रहे हैं एक्यूज्ड को, किस एक्ट में कन्विंस कर रहे हैं, कॉन्विक्ट कर रहे हैं, आपको वो स्पेसिफाई करना है जिस कानून में एक्यूज्ड कॉन्विक्टेड हुआ है। सही है। पनिशमेंट टू विच ही इज सेंटेंस, कंप्लीट पनिशमेंट आपको स्पेसिफाई करनी है। और जजमेंट इज ऑफ एक्यूटल, तो आपको ऑफेंस स्टेट करनी है, ऑफ विच द एक्यूट इज एक्यूटेड। डायरेक्ट करना है, आप सिंपली स्टेट द ऑफेंस ऑफ विच द एक्यूज्ड इज एक्यूटेड and direct he is be set at liberty, and डेथ पनिशमेंट है या इन ऑल्टरनेट लाइफ इम्प्रिजमेंट है तो वो स्पेसिफाई करनी है। और डेथ सेंटेंस जो है वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में होती है। द रीजन फॉर सेंटेंस अवॉर्डेड एंड स्पेशल रीजन फॉर द डेथ सेंटेंस, व्हाई दैट, बिकॉज कहीं स्पेसिफाइड होता है, कहीं स्पेसिफाइड ऐसा नहीं है कि डेथ सेंटेंस देनी है, डेथ सेंटेंस ही देनी है, ये बातें कहीं नहीं लिखी हुई है कानून में। हर जगह क्या दिया है, ऑप्शन दिया हुआ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट्स और डेथ सेंटेंस। नहीं, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, लाइफ इम्प्रिजमेंट दो या फिर डेथ सेंटेंस दो। तो अब जज के पास चॉइस होती है कि वो लाइफ इम्प्रिजमेंट दे या डेथ सेंटेंस दे, लेकिन डेथ सेंटेंस देने के लिए गाइडलाइन होती है। कौन से केस में गाइडलाइन बनी है डेथ सेंटेंस के लिए, बताइए जरा, आपको छोटी मोटी जीके है बीच बीच में, कौन सा जजमेंट है जहां डेथ सेंटेंस के ऊपर गाइडलाइन है? बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, मच्छी सिंह का केस, बच्चन सिंह का केस, बच्चन सिंह का केस काफी पॉपुलर है इसमें, जिसमें कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में जो है वो डेथ सेंटेंस दी जाएगी। किसमें? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में डेथ सेंटेंस दी जाएगी। नहीं तो अब रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैसे हुआ आपका केस? जब कोर्ट किसी को डेथ सेंटेंस दे रही है तो हाउ द कोर्ट कंसीडर दैट द केस इज द रेयरेस्ट टू रेयर, द कोर्ट हैज टू एक्सप्लेन दैट थिंग। तो यहां पे देखिए, ऑल्सो रिक्वायर द कोर्ट टू रीजन ऑफ अवॉर्डिंग द सेंटेंस, और डेथ सेंटेंस का क्या रीजन वो आपको बताना है। imprisonment for a term 1 year or more, shorter term or less than 3 months, also require the court to record the reason for awarding the statement, ये सब। और लेकिन कभी कभी कोर्ट पनिशमेंट देती है कि भाई जब तक कोर्ट उठ ना जाए आप खड़े रहो। नॉर्मली क्या होता है ना कि कोई पर्सन कोर्ट में किसी का मोबाइल बज गया तो जज साहब ने एक बार वार्न करके छोड़ दिया, फिर दूसरा बार फोन आ गया, फिर मोबाइल बज गई, अब क्या करेंगे? तो इमीडिएट पनिशमेंट दे देते हैं कि आप खड़े हो जाओ और दिन भर वहां खड़े रहो, वहां खड़े रहो जब तक आपको हटने ना कहा जाए। तो वो बेचारा खड़े हो जाते हैं वहां पर, तो ये भी क्या हो गई? पनिशमेंट हो गई। अब इसके रीजंस नहीं लिखे जाते हैं, इसमें रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, कोर्ट खत्म हुई तब उसको हटना पड़ता है। इनमें पनिशमेंट ये लिखने की जरूरत नहीं, अदरवाइज सब में आपको रीजन लिखना जरूरी है। कुछ और ऑर्डर्स होते हैं, आप देखिएगा। फॉर ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 136 कीपिंग द पीस एंड गुड बिहेवियर, 157 confirming order for removal of nuisance, 144 maintenance,
164 to 166 ये सब PNSS के हैं, disputes as to immovable properties, that was। तो आपको points for determining कुछ समरी मेथड्स ऑफ राइटिंग द जजमेंट। मैजिस्ट्रेट को कुछ चीज लिखनी बहुत मैंडेटरी है। केस का पर्टिकुलर नेम, पेरेंटेज, रेसिडेंस, एक्यूज्ड का एंड कंप्लेनेंट का, ये समरी प्रोसीजर में है। ऑफेंस कंप्लेन्ड ऑफ, और जो प्रूव हुई है। एक्यूज्ड की प्ली, एक्यूज्ड की प्ली क्या होती है? एक्यूज जैसे अपने आप को गिल्टी प्लीड कर रहा है या गिल्टी प्लीड नहीं कर रहा है वो बताना है। और फाइनल ऑर्डर, और व्हेन द अपील लाइज ए ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द रीजंस फॉर द डिसीजन। तो ये बात होगी। ऑर्डर फॉर द कॉम्पनसेशन, कोर्ट इंपोज करी सेंटेंस, फाइन, कॉम्पनसेशन के ग्राउंड्स आपको देने हैं। अरेस्ट को छोड़ के कॉम्पनसेशन ग्राउंड क्या है? तो दीज आर द थिंग विच यू हैव टू स्पेसिफाई। छोटी छोटी बात इसमें। सीपीसी में ऑर्डर 20 सफिशिएंट गाइडलाइंस है जजमेंट राइटिंग की, और दिस वन कुछ बातों का डिस्क्रिप्शन वो जजेस के लिए छोड़ी गई है। देयर इज अ वाइड डिस्क्रिप्शन लेफ्ट विद द जजेस नॉर्मली ऑन टू द मैटर कंसर्न द सिविल। स्टाइल ऑफ राइटिंग, व्हाट ही प्रिफर्स दैट, लैंग्वेज, मैनर ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स, डिस्कशन ऑफ एविडेंस, रीजंस फॉर डिसीजंस। लैंग्वेज जिससे होता है, इंग्लिश ही लैंग्वेज है, तो इंग्लिश लैंग्वेज के भी तरीके कई होते हैं। जैसे आप एक्टिव वॉइस यूज करते हैं या पैसिव वॉइस यूज करते हैं, दैट काइंड ऑफ थिंग, यू नो। तो व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर यूजिंग, डिफिकल्ट लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, आप मैक्सिमम क्या यूज कर रहे हैं, तो ये सब चीजें। तो दिस वन आप कई बार देखोगे सिविल की जजमेंट पढ़ोगे तो पढ़ने में डिफिकल्ट लगेगा, बट क्रिमिनल की जजमेंट्स पढ़ोगे तो पढ़ने में आसान लगेगा, बिकॉज वहां पे सेट पैटर्न्स है क्रिमिनल वाले जजमेंट्स के लिए। अब आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक जजमेंट का स्टेक होल्डर कौन होता है? Who is the stakeholders for the judgment? अगर आपको कहते हैं कि स्टेक होल्डर बताओ कि इस जजमेंट का स्टेक होल्डर्स कौन है, then what's your answer? क्या बताएंगे? Who is the stakeholder of the judgment? हाँ, पार्टीज, दोनों पार्टी। और कौन होती है? Any else stakeholder which you may have that? Any else stakeholder? दोनों पार्टीज तो हो गई, चलो पार्टीज के काउंसिल भी मान लिए। और तो because why the judgment writing is so relevant and we are giving the time on to the matter concerned with the judgment writing, why it's so relevant that you know, सही है ना? तो you need to specify। और कौन कौन होंगे? लाउड फॉर अ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, तो इन्वेस्टिगेट कर गई, चलो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी भी ले लेते हैं। एंड पार्टी अगर अपील में जाती है तो अपीलेट कोर्ट, क्योंकि अपीलेट कोर्ट जजमेंट देख के ही समझेगी कि लोअर कोर्ट में क्या क्या हुआ था। नहीं, क्योंकि केस फाइल तो 1000 पेज का भी हो सकता है, और जजमेंट तो कम से कम पेज होगा ना, 25, 30, 40 पेज में जजमेंट निपट जाएगा। सो अपीलेट कोर्ट भी हो गया। और कौन होगा स्टेक होल्डर? हु एल्स द स्टेक होल्डर ऑफ द जजमेंट?
बताएं जरा। हाँ, आप नहीं होंगे? Want to be the stakeholder of the judgment? तो ऐसा है ना, कोई भी हो सकता है, सभी होते हैं। किसी भी केस के जजमेंट्स पे जो स्टेक होल्डर हैं, इट कैन बी एनीवन, कोई भी हो सकते हैं जजमेंट के स्टेक होल्डर, है ना। तो चलिए अब समझिए। तो स्टेक होल्डर, ए जजमेंट इज नॉट रिटन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टीज, लीगल प्रोफेशन, जजेज, अपीलेट कोर्ट, सब पे लगता है। आप कहते हो अपील में जाता है तो अपीलेट कोर्ट देखेगी। अगर दूसरे केस में जाते हैं तो प्रेसिडेंट के तौर पर उस जजमेंट को रखा जाता है कि हाँ, लोअर कोर्ट में ये जजमेंट आई थी इस केस को लेकर के। सो जो लूजिंग पार्टी है, जो विनिंग पार्टी है, दैट वाज एवरीबडी, and lawyer interested in the judgment, वो अंडरस्टैंड करता है, एनालाइज करता है लीगल प्रेसिडेंट्स को, जजमेंट फॉर लर्निंग, ये एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी ऑफ जजमेंट, एंड उसके बाद वकील एनालाइज करते हैं कि जज कैसा है, जज लेजी है या फिर जज काम करते हैं। वकील भी इन सब चीजों को देख करके जजेस की क्वालिटी को एनालाइज करते हैं। एंड लोअर हायरार्की के जज होते हैं, वो सीखते हैं कुछ इन सब चीजों से, हमें कैसे परफॉर्म करना चाहिए। जजमेंट इज ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ कंसाइज कॉन्सेंस ऑफ जज, एंड जजमेंट राइटिंग प्रोवाइड करती है अपॉर्चुनिटीज जुडिशियल ऑफिसर को डेमोन्स्ट्रेट करें उनकी एबिलिटी को, एंड इट वाज, एंड एक चीज में बड़ी रिलेवेंट है, आपको ये बताता हूं। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड टेम्पल्टन यूएस यूके में जज हैं, हुआ करते थे, काफी पॉपुलर थे। बीबीसी इंटरव्यू में स्पेसिफाई किया जज एंड देयर जजमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइड टू 3 कैटेगरीज। एक जज होते हैं जो फिलोसफर होते हैं, साइंटिस्ट्स एंड एडवोकेट्स। एक फिलोसफर्स होते हैं जो कि फिलोसफी बेस्ड जजमेंट रखते हैं, एक साइंटिस्ट जो मैटर को काफी एनालाइज करते हैं, प्रेसिडेंट्स को काफी एनालाइज करते हैं, और एक जज वैसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पार्टी की तरफ इंक्लाइंड होते हैं। सही है। और जैसे कि जस्टिस वी कृष्ण अय्यर, जस्टिस वी कृष्ण अय्यर नाम सुना है? जस्टिस वी कृष्ण अय्यर का कौन से 1952 में वकालत करते थे, अपने फादर के लॉ फर्म को ज्वाइन किया था नहीं, और वकालत के बाद चले गए किसमें, पॉलिटिक्स में, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े, एमएलए बने। सही है। फिर दूसरी बार चुनाव लड़े, इलेक्शन फिर जीते, फिर एमएलए बने, फिर उसके बाद उसी सरकार में होम मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने उसी सरकार में। फिर इंदिरा गांधी वाला इमरजेंसी का इश्यू आ गया, सॉरी नहीं, जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस वक्त ऑलमोस्ट 9 स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस किया था, उसमें से इनकी भी सरकार थी, इनकी भी सरकार चली गई। और ऐसा कहा जाता था कि इंदिरा गांधी ने ही करवाया ये सारा कुछ। राइट आफ्टर दैट जस्टिस वी कृष्ण अय्यर जो है पॉलिटिक्स छोड़ दिए, फिर से लीगल में चले गए। अभी लीगल में गए तो केरला हाई कोर्ट में जज बने, हाई कोर्ट में जज बन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए। इनका पॉपुलर डिसीजन मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया,
मेनका गांधी वाला जो केस है वी कृष्ण अय्यर का ही है ना। और वी कृष्ण अय्यर का एक इंदिरा गांधी को जब पनिशमेंट हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट से, जब उनके इलेक्शन डिस्क्वालीफाई किए गए थे तो जस्टिस जगमोहन, उसके बाद जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, यही जून का महीना था, यही आसपास था, तो सुप्रीम कोर्ट में वेकेशन बेंच लगी थी और उनका केस जो अपील का था, जगमोहन के फैसले के अगेंस्ट अपील का केस था, वो किन के पास गया था? वी कृष्ण अय्यर के पास गया था, है ना। ठीक है, ये सब क्यों बताता हूं? ये इसलिए बताता हूं कि ये भी एग्जाम में आता है, इंटरव्यू में, जीके में, ये सब बातों में बताते जाता हूं, ये भी एग्जामिनेशन आता है। अभी आपसे पूछेगा जस्टिस वी कृष्ण अय्यर का फेमस जजमेंट कौन सा ऐसा जजमेंट है 4 दिया इसमें वी कृष्ण अय्यर का था। तो कुछ जगह जो बहुत पॉपुलर होते हैं उनको फॉलो करना चाहिए, जैसे वी कृष्ण अय्यर हो गए, पीएन भगवती हो गए, नहीं चंद्रचूड़ हो गए, डीवाई चंद्रचूड़, और ये भी चंद्रचूड़, दोनों, है ना। दोनों जजेज काफी अच्छी जजमेंट्स है उनकी। डीवाई चंद्रचूड़ हो गए, फिर आपको दीपक मिश्रा जी भी हो गए, है ना। तो ये सब चीजें कुछ देखना चाहिए आपको, ठीक है। अब कल के लिए एक चीज पता करके आना, नॉर्मली जजेज जो है, जो सीनियर मोस्ट होते हैं वही बनते हैं। जैसे अभी चंद्रचूड़ रिटायर हो जाएंगे नवंबर में, कौन बन रहे हैं उनकी जगह? संजीव खन्ना बन रहे हैं, जो कि सीनियर मोस्ट है। तो एक वक्त ऐसा हुआ था कि 2 सीनियर मोस्ट जजेस को छोड़ करके उनके नीचे के जो तीसरे लेवल पे थे उनको जज बना दिया गया था सुप्रीम कोर्ट में। बहुत हल्ला हुआ था उस समय, काफी कुछ। अब पता करना कौन से वो जज, उनके पूरा पढ़ के आना, उनके जजमेंट्स के बारे में, उनके बारे में। 2 जजेस को जो छोड़ा गया उनको नहीं, तो तीसरे जो जिनको एलिवेट किया गया उन 2 को छोड़ करके, है ना। चलिए, तो जस्टिस वी कृष्ण अय्यर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फिलोसफर। पीएन भगवती का बहुत ही पॉपुलर जजमेंट होता है, एंड पीएन भगवती आपको देखोगे गोलकनाथ केसेस वगैरह में काफी इनका रहा है, एंड तो ये सब चीजें थी इसमें। और whenever you are writing your judgment, you must think that you are performing the public act. Means your judgment is not going to affect 1 or 2 person, but it is going to affect society, public at large. उन सबको इफेक्ट करता है वो सब चीजें, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जजमेंट हो, चाहे फिर हाई कोर्ट, चाहे सुप्रीम कोर्ट, वो सभी को इफेक्ट करता है। मतलब वो समाज को एक डायरेक्शन देता है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा होगा, सही है। अब जैसे कई बार होता है, हर तरह तरह की बातें होती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने आपको देखा था कुछ दिन पहले 29 वीक्स की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे दिया। पेटिशनर वाज द रेप विक्टिम, और उन्होंने जो है कोर्ट में पेटिशन लगाई और सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया। तो क्या ऐसा होगा कि हाई कोर्ट में अब जब भी ऐसे केसेस जाए और हाई कोर्ट जो है टर्मिनेट करने का ऑर्डर दे दे उस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बेसिस पे? अभी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में क्या हुआ, 3-4 दिन पहले की बात है, वहां भी रेप विक्टिम थी और 27 वीक प्रेगनेंसी थी। कोर्ट ने टर्मिनेट करने से मना कर दिया क्योंकि वो रेप विक्टिम कोर्ट में हॉस्टाइल हो गई और जो एक्यूज थे उसके फेवर में फैसले दे अपनी स्टेटमेंट दे दी। सही है ना। मतलब केस स्टार्टिंग से चला रेप का और कोर्ट में जाके वो कंसेंचुअल बन गया और फिर वो गई पिटीशन कोर्ट में फाइल करने टर्मिनेट करने के लिए, और कोर्ट ने वो वर्डिक्ट नहीं दिया जो सुप्रीम कोर्ट का था या जो दिल्ली हाई कोर्ट का था। कोर्ट का वर्डिक्ट
डिफरेंट हो गया, प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने से मना कर दिया। तो जजेस जब ऐसे डिसीजन देते हैं, और सुप्रीम कोर्ट के बियॉन्ड जाकर डिसीजन दिए वहां पर, तो कैसे वो अपने आप को जस्टिफाई करेंगे? यू नीड टू स्पेसिफाई, यू नीड टू राइट दैट थिंग, यू नो, सो दैट इट कुड बी यूज्ड बाय अदर कोर्ट अकॉर्डिंगली, उसको अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, अपनी सोच के अकॉर्डिंगली जो है वो यूज करे उसको, है ना। कोर्ट के पास समस्याएं कम नहीं होती है, बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसे ऐसी आती है कि एक आम इंसान के पास आए तो सोच में पड़ जाए करूं क्या इसमें। अभी नीट का एग्जाम हुआ नहीं, और नीट का एग्जाम जो हुआ ना, उसमें रिजल्ट बड़े अच्छे आए। एम्स में 50 सीट्स होते हैं और 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फुल मार्क्स लाया, 720 नंबर। 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है और 180 क्वेश्चंस आते हैं। अगर कोई पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दे तो कितना मिलेगा? 720। और एक क्वेश्चन गलत कर दे तो कितना मिलेगा? एक नेगेटिव मार्किंग, गलत पे एक नेगेटिव मार्किंग है। तो एक क्वेश्चन अगर एक बच्चा गलत करता है तो उसको कितने नंबर मिलेंगे? 1 मिनट, शायद वीडियो मेरा बंद हो गया। हाँ जी, तो आप बताइए, एक बच्चा अगर एक क्वेश्चन गलत करे तो कितने नंबर मिलेंगे? 719। ये लो, क्या कैलकुलेशन है, 719 बताया। एक बच्चा एक क्वेश्चन गलत कर दे तो कितने नंबर मिलेंगे? 715 मिलेंगे। ये ठीक है ना? 19 कैसे बोला? 19 नहीं बोला? किसने बोला 19? मेरे को सुनाई क्या? मैंने क्या सुना? अच्छा, तो 715 मिलेंगे। तो मार्क्स आए हुए हैं 718 नंबर भी आए हुए हैं, 718 नंबर भी आए हुए हैं, 717 नंबर भी आए हुए हैं, 716 भी हैं, जो कि इम्पॉसिबल है आना, इम्पॉसिबल आना। अब इस नीट के पेपर के अगेंस्ट जो है, जो नीट की जो एनटीए जो है, नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी, जो इसकी एग्जामिनेशन लेती है, कलकत्ता हाई कोर्ट में रिट फाइल हो गया इसके। अब जाहिर सी बात है दिल्ली में भी होने वाला होगा, हो गया होगा आज। हाँ, कलकत्ता में तो फाइल होगी, नोटिस चला गया है ना। दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट हो सकता है सबको अपने यहाँ ट्रांसफर करवा ले और खुद बैठ के देखे केस को। अब क्या करेंगे अब इस केस में? हो सकता है सारे एग्जाम ही कैंसिल कर दे, पॉसिबल है। नीट के साथ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ। अब जज के सामने बड़ी बड़ी समस्या है, अगर सारे पेपर को कैंसिल करते हैं तो वो सारे बच्चे जो मेहनत करके बने हैं, कुछ लाए हैं मार्क्स, उनका क्या होगा? फिर चलने देते हैं तो भी दिक्कत है। बट जो भी करेंगे रीजंस दिखना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुप्रीम कोर्ट ने केस ट्रांसफर नहीं किया, लिया अपने यहाँ, नहीं लिया। दिल्ली हाईकोर्ट में भी है कुछ केस, कलकत्ता में भी है, मध्य प्रदेश में भी है। डिसीजन कॉन्ट्राडिक्टरी आया कोर्ट्स का, फिर क्या होगा लेकर? सो जजमेंट राइटिंग इज ए वेरी ट्रिकी जॉब। उन चीजों पर कोर्ट को किसी चीज पे डिसाइड करना और रीजन से सबको सेटिस्फाई करना, दिस इज ए वेरी ट्रिकी जॉब दैट यू नो। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं जजमेंट्स की, तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपको जजमेंट राइटिंग दिया जाए कि लिखो जजमेंट को, तो सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू आता है कि हम शुरुआत कहां से करें। व्हाट शुड बी द बिगिनिंग पॉइंट, किस जगह से लिखना शुरू करें, दैट वाज इट। इसको कहते हैं ओपनिंग स्टेटमेंट। सही है। स्टार्टिंग तो बड़ा सिंपल, सब में फॉर्मेट सेम है,
कि ऊपर जो है अपीयरेंस लिखनी है, केस का टाइटल लिखना है, फिर अपीयरेंस लिखनी है, प्लेंटिफ डिफेंडेंट अपीयरेंस लिख दिया। क्रिमिनल है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोसिक्यूशन लिखना होगा, स्टेट और दैट वाज कंप्लेनेंट, एक्यूज्ड, तीनों। एक्यूज्ड के बारे में लिख रहे हो, एक्यूज्ड का नाम लिखना है, लिख रहे हैं तो उसके बगल में लिखना पड़ेगा, अगर बेल पे है तो लिखना पड़ेगा एक्यूज्ड ऑन बेल, और अगर बेल पे नहीं है, जेल में है तो जेल से लाया गया होगा तो लिखना पड़ेगा प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेसी, वो ब्रैकेट में नाम के। तो ये एक नॉर्मल फॉर्मेट है, ठीक है, नॉर्मल फॉर्मेट है। आपको एक्यूज्ड के बारे से थोड़ा ध्यान रखना है, एक्यूज्ड बेल पे है या फिर जेल में है। अगर जेल में है तो नाम के साथ एक्यूज्ड वेंट सो ब्रैकेट में प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेसी, और अगर बेल पे है तो हम लिख देंगे एक्यूज्ड ऑन बेल, ठीक है। अब आपको यहां से लिखना पड़ेगा, अब जजमेंट शुरुआत करनी पड़ेगी, सही है। अब जजमेंट की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो ओपनिंग स्टेटमेंट क्या होगा, आपको केस के फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे। देखो, चाहे सिविल होती है चाहे वो क्रिमिनल होती है, ये सब में सेम है। और आपको फैक्ट्स कहां से आया है, फैक्ट कहां से बनेगा, फैक्ट बन रहा है प्लेंटिफ के प्लेंट से। अगर क्रिमिनल केस है तो प्लेंट तो नहीं होगा ना, फिर तो चार्जशीट से बनेगा प्लेंट, आपको चार्जशीट से आएगा, नहीं चार्जशीट से आएगा दिस वन। तो जजमेंट मस्ट बिगिन विद द क्लियर रिसाइटल ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, ठीक है। तो आपको क्रिमिनल केस में कहां से मिल गया, अच्छा फैक्ट्स आप सिर्फ उसका भी नहीं लिखेंगे, फैक्ट्स आप डिफेंडेंट का भी लिखेंगे। तो डिफेंडेंट का फैक्ट्स आपको कहां से पता चलेगा, और रिटन स्टेटमेंट से आपको डिफेंडेंट का फैक्ट पता चल जाएगा, सही है। और उसमें कहां से पता चलेगा, क्रिमिनल केस में, क्रिमिनल केस में कहां से पता चलेगा, क्रिमिनल केस में क्रिमिनल केस में रिटन स्टेटमेंट फाइल होती है, कहीं पढ़ा, कहीं नहीं फाइल होती है, नहीं, क्योंकि रिटन स्टेटमेंट फाइल करने के लिए क्या चाहिए होता है, एफिडेविट। कोर्ट में कोई भी पेपर फाइल करते हैं तो एफिडेविट चाहिए होती है, नहीं, और एफिडेविट्स एक्यूज्ड देगा, एफिडेविट एक्यूज्ड को देना नहीं होता है, क्योंकि एफिडेविट को जो है एफिडेविट्स में एक्यूज्ड जो है वो नोटराइज करवाना या ये सब उसको अलाउड नहीं होता, ठीक है, और एक्यूज्ड एफिडेविट्स नहीं देते उसमें इवन। तो फिर कहां से पता चलेगा एक्यूज्ड का वर्जन क्रिमिनल केस में, आप बताएं। तो देखो, केस का डिफेंस एविडेंस चला होगा, डिफेंस एविडेंस में आया होगा एक्यूज्ड का स्टेटमेंट, क्योंकि एक्यूज्ड का भी स्टेटमेंट होता है 313 में, कोर्ट के सामने एक्यूज्ड का भी स्टेटमेंट होता है, या 164 का जो स्टेटमेंट होता है वो भी एक्यूज्ड का हो सकता है, 161 में भी एक्यूज्ड का स्टेटमेंट हो सकता है। सोचते नहीं हो, पढ़ा है सारा, कुछ ध्यान नहीं है। जब सिविल और क्रिमिनल को अपने आप को अलग करके रखा करो ना। क्रिमिनल केस में एक्यूज्ड को पहली बार बोलने का मौका कहां मिलता है, कहां मिलता है, सबसे पहले बोलने का मौका कहां मिलता है एक्यूज्ड को, चार्ज फ्रेम पे कहां मिलेगा, 161 में मिलेगा, नहीं पुलिस के सामने वो मिलेगा, 161 ऑफ द सीआरपीसी एंड 190 ऑफ द बीएनएसएस। नहीं, पहले तो एक्यूज्ड का बोलने का मौका कहां मिला, वहां पे मिल गया। तो 161 में बोला तो पहले तो जज के सामने 161 है तो एक्यूज्ड का वर्जन आ गया। लेकिन 161 की स्टेटमेंट के रिलायबिलिटी क्या है, हो सकता है कि प्लेंटिफ उसको डिनाई, सॉरी एक्यूज्ड को डिनाई कर रहा है, तो छोड़ हटाओ उसको, जाने दो, सही है, छोड़ हटाओ उसको, जाने दो। तो फिर कहां मिलेगा, अब एक 164 की भी स्टेटमेंट होती है,
164 में वैसे विक्टिम्स की होती है, लेकिन एक्यूज्ड की भी हो सकती है स्टेटमेंट, होती है एक्यूज्ड की भी स्टेटमेंट 164 में। वहां से मिलेगा 164 की स्टेटमेंट कहाँ होती है? मैजिस्ट्रेट के सामने होती है। ये हुआ। फिर एक मौका और बोलने को मिलेगा 313 में कोर्ट में जज के सामने स्टेटमेंट देने का मौका मिलेगा। तो एक्यूज्ड का वर्जन आ गया ना पूरा पूरा, ठीक है। तो एक्यूज्ड की सबमिशन क्या है, उन्होंने वो डाल दिया, दोनों चीज आ गया आपको। तो यही चीज हो जाता है आपको फैक्ट ऑफ द केस। अब देखिए, अब वहां से डिटरमाइन होता है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन, अब सुनिए जरा बात को। एक्यूज्ड के ऊपर अगर मान लो सेक्शन लगा है 420 का, ठीक है, 420 का, तो जो फैक्ट्स हैं, क्या वो 420 को जस्टिफाई कर रहे हैं? उस फैक्ट में 420 के सारे इंग्रेडिएंट्स अवेलेबल हैं? या एक्यूज्ड के ऊपर इल्जाम लगा है 302 का, मर्डर का इल्जाम लगा है 302 का। क्या किया एक्यूज्ड ने कि भाई अपने घर के पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए तिजोरी में बहुत सारे कैश हैं, पैसे पड़े, कैश है, ज्वेलरी है, उसको नींद नहीं आती थी ठीक से, कोई चोर चोरी ना करके ले जाए, तो अपनी तिजोरी के ऊपर जो है वो बिजली का 440 वोल्ट का करंट लगा दिया और उसको लगा के सोता है। बड़ी नींद अच्छी आती है। अब वो सोचता है कि चोर आएगा, करंट लगेगा, मर जाएगा। रात को ऐसे ही हुआ, चोर आया, उसको चोरी करने के लिए करंट लगा, मर गया। सुबह उठा तो उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पुलिस को बताया अरे हमने तो करंट लगा रखा था उसमें, मेरी तिजोरी, मैं जो करना चाहूं करो, घर मेरा, इससे पूछो ये क्यों आया। पुलिस ने बेचारे को अरेस्ट कर लिया और पुलिस ने उसके ऊपर 302 लगा दिया। सही है। अब जज को देखना है कि क्या 302 यहां पे बन रहा है, क्या 302 में सारी बातें साबित हो गई, ऐसा ऐसा फैक्ट हुआ था, ये सब बातें उसकी वर्जन कि अपने पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, इसको अधिकार है, घर उसका है, तिजोरी उसकी है। अब जज को देखना है कि क्या 302 इस केस में बन रहा है। तो कॉज ऑफ एक्शन, 302 का कॉज ऑफ एक्शन है या नहीं है, यू नीड टू स्पेसिफाई दैट क्वेश्चन। अगर उनको 302 का कॉज ऑफ एक्शन नहीं मिलेगा कि भाई यहां पे 302 तो लग नहीं रहा है दिस वन, क्योंकि 302 में एक इंटेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई मारना ही है, इंटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नॉलेज होना चाहिए एंड इंटेंशन होना चाहिए, दोनों है तो 302 है, दोनों में से कोई एक ही है तब 302 नहीं लगता, तब 304 पे चला जाता है मामला। इंटेंशन तो यहां था इसका अपने घर को, सामान को चोरी से प्रोटेक्ट करना, तो ठीक है भाई, इंटेंशन नहीं था मारने का, लेकिन इसको नॉलेज जरूर था कि ऐसा करने से कोई मर जाएगा, तो इसको 302 लगा के इसके ऊपर 304 लगा दे। केस शुरू से चलता आ रहा है 302 के नाम पे, सारी वाक्य सारी डिस्कशन 302 के नाम पे चल रही है, लेकिन लास्ट टाइम पे जज पलट गए, सही है, अपने जजमेंट में, और बताएंगे कि कॉज ऑफ एक्शन नहीं बन रहा है 302 का। सो आई एम ऑफ व्यू दैट द 304 में भी इन्वोक्ड ऑन दैट। तो वहां पे वो किस पे चले गए, 304 पे चले गए, सही है, 304 पे चले गए। और 304 के अकॉर्डिंगली फिर तो यहां पे क्या होता है, कुछ भी वाक्यात हो, कैसा भी मामला हो, नॉर्मली जो कॉज ऑफ एक्शन है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे ऊपर की कोर्ट हो, सब के सब इसको स्पेसिफाई करती है। नहीं, दुश्मन, एक गार्ड ने गुस्से में दूसरे गार्ड को गोली मार दी। एक गार्ड है, उसका सुपरवाइजर आया, उसको कहता है कि भाई तुम काम वाम नहीं करते हो, सारे दिन सिर्फ बंदूक लेके बैठे रहते हो, अभी तक तो तुमने बंदूक में गोली भी नहीं डाली है। उसको सुन के बड़ा गुस्सा आया कि सुबह से दिन भर खड़े खड़े काम कर रहा हूं और मुझे ऐसे आगे कह रहा है। वो बोला मैंने गोली नहीं डाली है, ये देखो गोली इतनी, फटाक से उसके ऊपर गोली चला दिया, बेचारा मर गया। बोलो बता गोली थी ना इसमें, वो तो मर गया। पुलिस आई, बन गया केस, मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड, क्या बनेगा यहाँ पे,
302 बनेगा या 304 बनेगा? क्या 302 या 304? पढ़ा है इस जजमेंट को? पढ़ा है? किसका, कौन सा केस था ये? हाँ, शाहरुख खान की सिक्योरिटी का था। केस का नाम शाहरुख खान बोलने से थोड़ी होगा। हाँ, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र भी सही है। पूछ इसलिए आओ क्योंकि इसी साल का ये केस। मक्खन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नहीं, इसको ट्रायल कोर्ट ने मर्डर माना था, हाई कोर्ट ने मर्डर माना था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये 304 में फॉल करेगा क्योंकि उसका एक प्रोवोकेशन हुई है, सडन प्रोवोकेशन हुआ है, और सडन प्रोवोकेशन की वजह से उससे ये अपराध हुआ है। एनी हाउ, तो अब हम क्या कहते हैं, तो ये कॉज ऑफ एक्शन होता है ना, हर कोर्ट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है। वो जज का अपना व्यू होता है कॉज ऑफ एक्शन का। हाई कोर्ट के जज कुछ और कह देंगे, ट्रायल कोर्ट के जज कुछ और कह सकते, सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ और से। इसका ये मतलब नहीं हुआ कोई एक जज गलत है, जज तीनों सही है। क्यों भला? क्योंकि जो उनकी जो सपोर्टिंग सिस्टम है, जो सपोर्ट अपनी बातों को जो कर रहे हैं, जो बातों से वो चीजें सही है। वो बता रहे कि इसमें ऐसा हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इसमें ऐसा हुआ था ये कहा था, इसी वजह से हमारी व्यू जो है इस तरह की व्यू है। सही है? सो दिस वन, सो द कॉज ऑफ एक्शन and the manner in which the case has been brought to the court. जज को एसेंशियल फैक्ट्स होने चाहिए माइंड में। कई बार लोग कहते हैं कि जज क्या सारा फाइल पढ़ते हैं, A to Z सारा लास्ट तक पढ़ते हैं? तो पढ़ना तो पड़ता ही है, बिकॉज सबसे पहले तो पढ़ने की बात आती है जब इशू फ्रेम करते हैं या जब चार्ज फ्रेम करते हैं, वो सब पढ़ना पड़ता है, सब देखना पड़ता है उनको, वो चीजें। एंड बिना मिस्टेक का एकदम प्रॉपरली उन सब चीज पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, जजमेंट कैन नॉट बी ओवरटाइम, इट मस्ट बी आंसर द क्वेश्चंस एज टू हाउ, व्हेन, व्हाट, व्हाई, सारे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ब्रीफ स्टेटमेंट ऑफ द फैक्ट्स सफिशिएंटली इंडिकेट करेंगे। चलिए, नेक्स्ट इशू, स्टेक होल्डर बता दिया आपको। चलिए आज यही पे रखते इसको, नेक्स्ट में हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे इस टॉपिक को फिर।
प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम इसकी। क्या? हाँ, सैटरडे।